हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की कवर कर रहे थे और हमने इसमें चैप्टर 2 जो है वो कवर कर लिया है, जो कि था सजीवों में विविधता। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 जो कि हमारा है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। हम इसे कवर करेंगे और इसे हम कैसे कवर करेंगे, तो इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। और ये आपको जो है फैक्ट याद करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब हम बुक डायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को समझाने के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बहुत ही अच्छे से मैं इसे पढ़ाने वाली हूँ। अब बात ये आती है कि मैं कौन सी एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं न्यू एनसीईआरटी जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें साइंस वाली क्लास 6 की, तो ये काफ़ी चेंज हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर इसे देखना चाहें तो देखिए, आप चैप्टर्स भी अगर देखेंगे ना तो वो भी उनके नाम भी काफ़ी बदले हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें कई नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं जो आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें नहीं थी। और इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रथम संस्करण है अगस्त 2024, मतलब ये अपनी तरह का प्रथम संस्करण है। इसके पहले के एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो प्रथम संस्करण 2006 पढ़ा रहता था और साथ ही साथ यहाँ पर संशोधित संस्करण आपको दिया जाता था। लेकिन ये पूरी तरह चेंज हो चुका है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुशंसाओं के अनुरूप तैयार की गई है ये वाली बुक। और ये इस बुक का नाम भी हमारा अब क्या हो चुका है, जिज्ञासा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि किन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन क्योंकि मैं इसे केवीएस पीआरटी फोकस होकर बना रही हूँ, तो मैं बता दूं कि केवीएस पीआरटी में ईवीएस वाले पोर्शन के लिए इसे पढ़ना आपको ज़रूरी है। ये क्यों यहाँ पर मैं आपको एक प्रूफ भी दे दूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर 28 फरवरी 2023 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों में मंड परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप देखोगे तो ये आपकी एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का, तब तो ये वाली एनसीईआरटी चलती थी, इसमें भोजन के घटक का आपको चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मिल जाएगा। और इसी चैप्टर को अब इसमें इंक्लूड किया गया है जो हम आज कवर करेंगे, अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। और इसमें भी देखिए, हम आपको अगर दिखाना चाहें तो यहाँ आपको देखिए ये लिखा है कि जो मंड या स्टार्च का परीक्षण हम किस प्रकार करेंगे। तो तनु आयोडीन के विलयन की 2 से 3 बूंदें हम डालेंगे खाद्य पदार्थ पर, और अगर वह नीला या काला रंग प्रदर्शित करेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि जो भोजन है उसमें स्टार्च उपस्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 हमारा, जो कि है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी में आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक श्लोक मिलेगा संस्कृत का। तो चलिए, इसमें भी एक श्लोक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, को रुक हित भुक मित भुक ऋत भुक। फ्रेंड्स, इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये नई चीज़ शामिल हुई है, क्या पता इससे भी क्वेश्चन बन जाए। तो लिखा है यहाँ पर को रुक। तो इसका अर्थ है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। आगे इसका अर्थ दिया हुआ है हित भुक मित भुक ऋत भुक का, कि वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है वह क्या है, वही निरोगी है। तो ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा ये एनसीईआरटी में एक पिक दी हुई है, लिखा है यहाँ पर अन्नेन जातानि जीवंती, और ये भी लिखा गया कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो तैत्तरीय उपनिषद। तो ध्यान रखना है आपको ये बात। तो अन्नेन जातानि जीवंती का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है जो अन्न है, जो आहार है, वो ही जीवित प्राणियों को जीवन देता है। ठीक है, ध्यान रखना है इतना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
यहाँ आपको कुछ राज्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ जो भोजन है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो डिशेज हैं वो दी गई हैं। जैसे लिखा है मक्के की रोटी और सरसों का साग, और ये लिखा है कहाँ पर फेमस है आपका, पंजाब में। ऐसे ही इडली डोसा सांभर की बात करें तो ये आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और नारियल चटनी, रागी मुड्डे और पाल्या ये कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इस वजह से हमें ध्यान रखना है क्योंकि अगर मान लीजिए कभी आ गया कि रागी मुड्डे और पाल्या क्या है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से बहुत डीप में नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी तो ध्यान रखना है खाने की चीज़ें हैं रागी मुड्डे और पाल्या, और कहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक में, ठीक है। ऐसे ही मणिपुर में इरोम्बा क्या है, एक प्रकार की चटनी है जो मणिपुर में खाई जाती है। ऐसे ही ऊती क्या है, ये पीली मटर व हरे प्याज की तरी जो है, इससे जो डिश बनती है उसको हम बोलते हैं ऊती, ठीक है। तो इरोम्बा और ऊती ध्यान रखना है, मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। और ऐसे ही अन्य जो आपको दिए गए सिंगजू, कांग सोई, और ये ध्यान रखना है बिना दूध की चाय, ये भी हमें ध्यान रखना कहाँ से रिलेटेड है, मणिपुर से, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है जो किसी राज्य का पारंपरिक आहार होता है वो वहाँ उगाई जाने वाली फसलों पर आधारित होता है। तो ये बिल्कुल सही है, किसी राज्य का जो पारंपरिक आहार होगा वो वहाँ उगाई जाने वाली फसलों पर आधारित होगा। कैसे, जैसे अगर हम साउथ में बात करें तो वहाँ पर आपको नारियल ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ नारियल की अच्छी पैदावार होती है। तो इस वजह से वहाँ की आपको जितनी डिशेज़ मिलेंगी उसमें भी आपको नारियल का यूज़ होते दिखाई देगा, और नारियल की कई सारी डिशेज़ वहाँ पर खाई जाती हैं। मतलब अगर वहाँ नारियल अच्छी खासा पैदा हो रहा है तो वहाँ पर उस हिसाब से नारियल की डिश खाई जाएंगी। वैसे ही लिखा है किसी राज्य का जो पारंपरिक आहार होता है वो वहाँ उगाई जाने वाली फसलों पर आधारित होता है। आगे देखिए यहाँ लिखा है पाक पद्धति। पाक पद्धति का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है भोजन पकाने की पद्धति, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि भोजन की पकाने की जो पद्धतियाँ हैं उनमें काफ़ी चेंजमेंट आया है। जैसे पहले ये पारंपरिक चूल्हे का यूज़ किया जाता था, अब आधुनिक गैस चूल्हे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पीसने की बात करें तो पहले पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज़ होता था और अब किसका, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है भोजन के घटक। फ्रेंड्स इसमें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एनसीईआरटी के एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैंने मिस नहीं किया है और कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं लिखे हैं, जो एनसीईआरटी मेंशन है वही सब लिखा हुआ है। लिखा है भोजन के घटक। भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, तो बताया गया है कि हमारे आहार में जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ठीक है, ये हमारे जो हैं वो हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व हैं। और साथ ही साथ बताया गया जो आहारीय रेशे और जल हैं ये भी आवश्यक घटक हैं हमारे भोजन के, ठीक है। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आहारीय रेशे और जल, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पोषक तत्व क्या होते हैं। तो लिखा है जो खाद्य घटक हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी जो शरीर है उसकी वृद्धि में सहायता करते हैं, रोगों से सुरक्षा व रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं। ये मेन पॉइंट है कि जो विभिन्न शारीरिक क्रिया हम लोग किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि हमारे भोजन में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कुछ पोषक तत्व आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे, कुछ आपको शारीरिक वृद्धि देंगे, कुछ जो होंगे वो रोगों से सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के पोषक तत्व होते हैं। अब इसमें जैसे बात की गई सुरक्षात्मक पोषक तत्व। अब ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन होते हैं, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है ये हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा हमें किससे प्रदान करेंगे, तो रोगों से सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। और हमको क्या रखेंगे, स्वस्थ। और ये कौन से होते हैं, ये दो होते हैं, ध्यान रखना, जो विटामिन और खनिज हैं, ठीक है। विटामिन और खनिज ये हमें रोगों से बचाते हैं, ठीक। अच्छा, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा की हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, इनको बहुत ही अल्प मात्रा में इनकी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है।
बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन फिर भी ये क्या है, जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, ध्यान रखना इसके बारे में कि हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, मतलब आपने कोई चीज़ मान लीजिए खाई कार्बोहाइड्रेट से युक्त, तो आपको तुरंत ये ऊर्जा प्रदान करेगा। मतलब ऊर्जा जो तुरंत प्रदान करता है वो कौन सा तत्व है हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर यहाँ बताया गया है, इसके स्रोत बताए गए हैं कौन कौन से हैं, तो गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, शकरकंद, केला, अनानास और आम, ये आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। देखिए कार्बोहाइड्रेट लगभग हर खाद्य पदार्थ में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्रकार की शर्करा होती है। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ आगे आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। और एनसीईआरटी में ये बात दी गई थी कि जैसे धावक जो होते हैं वो ग्लूकोज पीते हैं और उनको तुरंत एनर्जी आती है। तो ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है इसमें ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है, और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बना हुआ है कुछ कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार, और इसमें दिखाए गए हैं ये सारे, तो ध्यान रखना है हमको। शकरकंद हो गई, आम हो गया, मक्का, बाजरा, चावल, अनानास, केला, गन्ना, आलू, इन सब में आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो उपस्थित होता है। ठीक, यहाँ पर आगे आपको एक और बात यहाँ पर दी जाएगी कि स्टार्च या मंड जो होता है, स्टार्च या मंड ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे वसा के बारे में बात करेंगे। तो वसा क्या है, तो देखिए घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य खाद्य घटक समूह में रखा जाता है। मतलब वसा अगर हम सीधे से बात करें तो एक तेल आप कह सकते हो। मतलब घी और विभिन्न प्रकार के जो तेल हैं उनको जिस घटक समूह में रखा जाता है, खाद्य घटक समूह में, उसे हम क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। ठीक है, अब ये वसा के जो स्रोत हैं ये जंतु आधारित भी हो सकते हैं और पादप आधारित भी हो सकते हैं। पर मूंगफली, अखरोट, बादाम, इन सब में आप देखोगे तो इसमें आपको तेल मौजूद होता है, तो इन सब में ये सब वसा के स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे सरसों के बीज, ठीक, कद्दू और बादाम, ये सब आपके किससे, वसा के स्रोत यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको बस मेनली ये ध्यान रखना है कि घी और विभिन्न प्रकार के जो तेल हैं ये आपके वसा के खाद्य घटक समूह में आ जाते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी कि वसा भी हमारा ऊर्जा का ही स्रोत है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी कि ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। देखिए वसा में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वसा जो होती है वो संग्रहित होती है। मतलब आप ये तुरंत ऊर्जा आपको प्रदान नहीं करेगी, तुरंत ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करेगा। और ये संग्रहित, जैसे मान लीजिए आप व्रत हैं, ठीक है, तो तब आप खाना नहीं खा रहे हैं, तब आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तब ये जो वसा है ये जो कलेक्ट है आपके शरीर में, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये मेरा कहने का यहाँ पर मतलब है। तो ऊर्जा प्रदायी भोजन में हमने दो देखे, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आगे हम लोग अगर बात करें ध्रुवीय भालू, इसके बारे में बताया गया है कि जो ध्रुवीय भालू होता है इसकी त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। तो त्वचा के नीचे आप देखोगे तो बहुत अधिक वसा जो है वो एकत्रित होती है, जो कि इसके लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करती है। क्योंकि क्या होता है कि ये शीत निष्क्रियता के समय, मतलब महीनों लंबी जब ये नींद लेता है सर्दियों की, तो उस समय बिना खाए, इसको कुछ खाने को तो मिलता नहीं क्योंकि तब ये सो रहा है, तो बिना खाए जीवित रहने में इसको सहायता प्रदान करती है, जो वसा की मोटी परत होती है जो इसकी त्वचा के नीचे पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है ध्रुवीय भालू के बारे में सारी बातें। आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन। देखिए प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर की वृद्धि, ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि व मरम्मत में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक, जैसे आप देखोगे कि जो खिलाड़ी होते हैं वो मांसपेशियां बनाने हेतु अधिक मात्रा में क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। मांसपेशियां या मसल्स बनाने हेतु क्या लेते हैं, अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे, जिनके मान लीजिए लंबाई बढ़ रही है, तो उनको भी प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उचित वृद्धि प्राप्त कर सकें, मतलब उचित लंबाई प्राप्त कर सकें। ठीक है,
तो ध्यान रखना है कि लंबाई के लिए अगर हम देखें, उचित वृद्धि एवं विकास के लिए देखें, ठीक है, मांसपेशियां बनाने के लिए देखें, तो वो हमें प्रोटीन युक्त भोजन करना होगा। ठीक, आगे यहाँ पर बताया गया है इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो पादप स्रोत भी होते हैं और जंतु स्रोत भी होते हैं। ठीक, अब पादप स्रोत की बात करें तो यहाँ पर आ जाएंगी दालें, फलियां, मटर, मेवे, ये सब आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दालें वगैरह स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जंतु स्रोत में ध्यान रखना है जो दुग्ध उत्पाद होते हैं। ठीक, दुग्ध उत्पाद मतलब कि जैसे दूध से बनी जो भी चीज़ें हैं उनमें प्रोटीन आपका पाया जाएगा, दालों में पाया जाएगा। ठीक है, और अन्य जंतु स्रोतों की अगर बात करें तो अंडा, मछली और मांस में भी ये जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं कुछ प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो दालें बताई गई हैं। ठीक है, दालें बताई गई हैं। यहाँ पर आप ये जो सोयाबीन देख रहे हो ये भी आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये हमें देखना है। राजमा हो गया, मटर, चना, मूंग, ये सब। और जंतु स्रोत की बात करें तो यहाँ आपको दूध देखने को, दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस, ये सब आपका जो है ये प्रोटीन के स्रोत हैं। आगे हम लोग देखेंगे शरीर वर्धक भोजन की बात करेंगे। शरीर वर्धक भोजन तो वही मैंने बताया कि शरीर की वृद्धि कौन कर रहा है, तो वो प्रोटीन। और वही अगर हम ऊर्जा प्रदायी भोजन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मशरूम या छत्रक, लिखा है इनके बारे में ये बताया गया है कि ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं मशरूम। ठीक है, और ये अंधेरे व नमी में उगते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ अध्ययन भी दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में। जैसे एक अध्ययन यहाँ पर ये दिया गया है कि लंबी यात्राओं के दौरान पहले क्या होता था, नाविक अक्सर मसूड़ों में मतलब उनके रक्तस्राव होने लगता था। ठीक है, और सूजन हो जाती थी मसूड़ों में काफ़ी। ठीक, तो एक बार 1746 में एक यात्रा के दौरान जो जेम्स लिंड हैं, अब ये जेम्स लिंड कौन है, तो ये स्कॉटलैंड के चिकित्सक। ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि जेम्स लिंड कौन थे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जेम्स लिंड जो कि स्कॉटलैंड के चिकित्सक थे, इन्होंने 1746 में एक यात्रा के दौरान देखा कि जिन नाविकों ने नींबू व संतरे का सेवन किया था वे इस रोग से मुक्त हो गए। कौन से रोग से, यही जो मसूड़ों में उनके क्या होने लगता था, रक्तस्राव। ठीक है, उससे मुक्त हो गए। तो इससे ये एक प्रकार का अध्ययन है। तो इससे हमें ये आगे पता चला कि ये कौन सा रोग होता है जिसमें मसूड़ों में रक्त आना व सूजन होना, इस तरीके की शिकायत होती है, तो ये होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग। और इसका कारण क्या होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या विटामिन सी के स्रोत अगर हम पूछे कौन कौन से हैं, तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे एक और अध्ययन यहाँ पर दिया हुआ था कि 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। मतलब 1960 के दशक में जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या पाया कि जो आप बोलो अगर हमारा इंडिया का ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर ये गर्दन में सूजन, इस टाइप की लक्षण लोगों में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो इस रोग को क्या कहते हैं, जो गर्दन मतलब अगले भाग में हमें सूजन देखने को मिलती है काफ़ी, तो ये रोग होता है घेंगा या ग्वाइटर। ठीक है, इस रोग में ऐसा होता है। इसका कारण क्या होता है, किस वजह से ये जो रोग है वो होता है, तो इसका कारण होता है आयोडीन की कमी। और चूंकि ये जो नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में हम देखेंगे, हिमालय क्षेत्र और ये मैदानी भागों में, तो यहाँ देखेंगे कि इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की काफ़ी कमी हो गई थी। और इस वजह से ही यहाँ के लोगों में 1960 के दशक में जो भारतीय वैज्ञानिक हैं इन्होंने ये पाया कि कई लोगों में ये लक्षण देखने को मिले कि गर्दन के अगले भाग में सूजन थी, और इसे क्या नाम दिया गया, घेंगा या ग्वाइटर। ठीक है,
और इसका उपचार कैसे करते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक का यूज़ करके, ठीक है। तो ये सामान्य नमक ही है, मतलब ये बताया जा रहा है जो आयोडीन युक्त नमक है ये सामान्य नमक ही है। बस इसमें क्या होता है कि कुछ आयोडीन के जो लवण हैं वो मिलाए जाते हैं, ठीक है। वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है घेंघा के बारे में, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे अगरिया जनजाति के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम नमक की खेती की बात करें तो अगरिया जनजाति जो है इसकी पारंपरिक प्रथा है नमक की खेती करना। मतलब अगरिया जनजाति अगर हम बात करें तो वो नमक की खेती के लिए एक तरीके से प्रसिद्ध है। और ये कहाँ करती है, तो ये जो कच्छ का रण है गुजरात वाले पार्ट में आप देखोगे तो कच्छ का रण और गुजरात के अन्य भाग में ये लोग नमक की खेती करते हैं। और ये नमक की खेती के लिए 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से भी ये लोग नमक प्राप्त करते हैं। ये सारी बातें अगरिया जनजाति के बारे में हमें ध्यान रखनी है, मेनली ध्यान रखना है कि नमक की खेती से रिलेटेड है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, यहाँ विटामिन और खनिज की बात की जा रही है। अलग अलग हम लोग विटामिन देखेंगे और खनिज को भी देखेंगे। जैसे विटामिन ए की यहाँ पर बात की गई है कि इसका कार्य क्या होता है, आपने बचपन में शायद पढ़ा ही हो, बहुत इजी होता है कि इसका कार्य होता है आँख व त्वचा को स्वस्थ रखना, ठीक है। विटामिन ए का कार्य जो है वो क्या है, आँख और त्वचा को स्वस्थ रखना। और अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी नामक रोग होता है, आँख से आपको दिखना कम हो जाएगा, ठीक है। और अंधेरे में कम दिखता है किसमें, रतौंधी रोग में, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से ये रोग आपको देखने को मिलेंगे। और स्रोत आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो गाजर होता है, गाजर, पपीता, आम, यहाँ देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सारे स्रोत, तो ये आप देख सकते हो, ठीक। गाजर, पपीता, आम यहाँ मेनली बताया गया। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन B1 की बात की गई है। अब इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है हृदय को स्वस्थ रखना। ध्यान रखना है विटामिन B1 हमारा हार्ट से रिलेट करता है, ठीक है। विटामिन B1 जो होता है वो हृदय को स्वस्थ रखने का कार्य और विभिन्न कार्यों में ये सहायता देता है, विटामिन B1। और इसकी कमी से रोग कौन सा हो रहा है, तो वो होता है बेरी, ठीक, बेरी रोग होता है। अब आपने हमेशा सुना होगा कि विटामिन बी जो है वो बेरी से रिलेट करता है, लेकिन बेरी है क्या, तो इसमें क्या होता है, सूजन आती है और जो हाथ पैर होते हैं उसमें झंझनाहट और जलन आपको महसूस होती है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है। स्रोत इसके कौन कौन से हैं विटामिन B1 के, अब देखिए ऐसा नहीं कि जितने स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं आप सभी आप नहीं याद कर सकते हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप पढ़ोगे ना तो कुछ चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर ध्यान रख सकते हो विटामिन ए में आपने जैसे रतौंधी पढ़ा, अब इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हो, गाजर, जैसे गाजर बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाजर, पपीता ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन B1 के स्रोत कौन कौन से हैं, तो जो अनाज हैं, मतलब संपूर्ण अनाज यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। संपूर्ण अनाज, फलियाँ, मेवे, दुग्ध उत्पाद, ठीक है। जो बीज होते हैं, यहाँ पर आप बीज वर्ड यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि जो बीज होते हैं वो विटामिन B1 के अच्छे स्रोत होते हैं। यहाँ पर कई सारे बीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर अलसी के बीज आप ध्यान रख सकते हो, इसमें विटामिन B1 भरपूर मात्रा में होता है। कद्दू के बीज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये दूध, चावल, गेहूँ, पनीर ये तो है ही। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन C, ये हम देखें अगर तो ये तो बहुत इजी है, अभी हमने पहले पढ़ा भी है कि इसके बारे में। पहले तो ये ध्यान रखना है कि रोगों से रक्षा करता है, विटामिन C क्या करता है, रोगों से रक्षा। और इसकी कमी से रोग अभी हम पढ़ चुके हैं, स्कर्वी नामक रोग होता है और लक्षण भी पढ़ चुके हैं कि मसूड़ों से खून आता है और घाव भरने में भी अधिक समय लगता है, ठीक। अब इसके स्रोत हमने पढ़ा था, जो खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू, देखिए आंवला इसका भी स्रोत है विटामिन C का भी, ठीक। अमरूद, हरी मिर्च ध्यान रख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाए गए ये विटामिन C के स्रोत हैं।
आगे हम लोग देखें विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो है इसका कार्य क्या होता है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है कि अस्थि व दांतों के स्वास्थ्य के लिए, मतलब हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में जो कैल्शियम होता है उसके अवशोषण में ये सहायक होता है। देखिए, अस्थि व दांतों के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? विटामिन डी की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? रिकेट्स। रिकेट्स रोग के लक्षण क्या है कि जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? मुलायम हो जाती हैं, मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। ठीक, और इसके स्रोत में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो सूर्य का प्रकाश आप ध्यान रख सकते हैं, और जो मछली है, ठीक, वैसे तो और भी दिया गया दूध, मक्खन, अंडा, और आपको मेनली सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल जो है उसमें आपको विटामिन डी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इसके स्रोत दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ आगे बताया गया है कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम जो है इसका कार्य क्या होता है? तो ये अस्थियों व दांतों को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। अस्थियों व दांतों को स्वस्थ रखता है, और इसकी कमी से जो हमारी हड्डियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, और दांतों का भी क्षय हो जाता है, दंत क्षय हो जाता है। ठीक है, स्रोत इसके आपको कौन कौन से? ये दुग्ध उत्पाद जो है आपको देखने को मिलेंगे इसके स्रोत में, जैसे दूध, दही, पनीर, और जो सोया दूध होता है। सोया दूध आप जानते हैं, पता करिएगा, वैसे सोयाबीन जो होती है उनसे बनता है सोया दूध, वो भी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। आगे हम लोग देखेंगे आयोडीन। आयोडीन के बारे में भी अभी हमने पढ़ा था कि इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। ये शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है आयोडीन। ठीक, और इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन के अग्रभाग में सूजन आ जाती है, अभी हमने पढ़ा। और स्रोत क्या है? तो आयोडीन युक्त नमक जो है हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो सिंघाड़ा होता है और जो समुद्री शैवाल होते हैं, इनमें आयोडीन पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे आयरन की बात करते हैं। आयरन या लोहा जो है ये रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में ज़रूरी है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, और एनीमिया या रक्ताल्पता नामक रोग हमें देखने को मिलते हैं। लक्षण की अगर हम बात करें तो अगर आयरन की कमी है आपके शरीर में तो काफ़ी आपको कमजोरी लगेगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। इसके स्रोत ध्यान रखने हैं, ये मेनली हरे पत्तेदार साग होते हैं, जैसे पालक वगैरह, चुकंदर, अनार, ये सब जो है ये इनमें आयरन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना है, खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे फल, साग, सब्जी, ठीक है, ये कटे हुए अगर हम इन्हें धोएं तो उससे भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया है फिर भी धोया जाना आवश्यक है। अब ये बात मैंने इसलिए लिख दी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर ये तो आपको ही पता होगा कि फल, साग, सब्जी इनको धोने से जो कुछ विटामिन है ये नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो आगे की लाइन दी गई है कि फिर भी अच्छे से धोया जाना आवश्यक है, ये जरूरी है। क्योंकि आपको स्टेटमेंट में मान लीजिए एनसीईआरटी से स्टेटमेंट बना और आपको ये पहला स्टेटमेंट ये दिया कि हाँ कटे हुए फल, साग, भाजी इनको धोने से विटामिन नष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट दे दिया कि इसलिए हमें अच्छे से नहीं धोना चाहिए, ठीक है, या कुछ ऐसा दे दिया, तो आपको लगेगा कि कौन सा सही हो सकता है। तो इस वजह से मैंने ये दिया है कि जो एनसीईआरटी में मेंशन है। आगे हम लोग देखेंगे पोषक तत्व जो है ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में आपसे गलती हो सकती है। कई बार हम यही सोचते हैं कि जो पोषक तत्व हैं वो पौधों व जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पोषक तत्व हमें पौधों और जंतुओं के अलावा जो समुद्र का पानी या चट्टानों से भी प्राप्त होता है, जैसे कि नमक, या एनसीईआरटी में बात दी हुई थी। ऐसे ही जो सूरज की रोशनी है उससे हमें विटामिन डी देखिए मिल रहा है, लिखा है सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से हमारे शरीर में विटामिन डी प्राकृतिक रूप से बनता है। मतलब पोषक तत्व सिर्फ हमें पौधों व जंतुओं से ही प्राप्त नहीं होते हैं, अन्य भी मैंने अभी आपको बताया, जैसे समुद्र के पानी, चट्टान और सूरज की रोशनी। आगे हम लोग देखेंगे आहारीय रेशे या रुक्षांश, फाइबर, ये क्या होते हैं?
ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। ध्यान रखना है, जो आहारी रेशे हैं ये कोई पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो हमारे शरीर के जो खराब पदार्थ हैं, ठीक है, जो हम मल है उसका सुचारू रूप से निष्कासन हो सके, उसके लिए जरूरी है, ठीक है, रुक्षांश या आहारीय रेशे। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके स्रोत मुख्यतः पादप उत्पाद ही होते हैं, जैसे कि पत्तेदार साग हो गया, फल हो गए, साबुत अनाज हो गए, ये सब दालें, मेवे, ये सब आहारीय रेशे इनमें पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जल भी हमारे भोजन का अनिवार्य अंश है, और इसका क्या मेनली कार्य है? तो भोजन से जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है जल, ठीक है। पसीने व मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकालता है। मतलब जल जो है ये पसीने व मूत्र के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बने हुए हैं उनको बाहर निकालता है। ये बातें हमें जल के बारे में ध्यान रखनी है। आगे हम लोग देखेंगे भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण ये देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। जैसे कि मंड या स्टार्च का परीक्षण हम कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि इस खाद्य पदार्थ में मंड या स्टार्च उपस्थित है या नहीं। अब ये मंड या स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर एक ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ दी गई है कि सभी मंड मतलब सभी स्टार्च जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किंतु सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक। जैसे यहाँ पर अब इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? तो जैसे हम खाद्य पदार्थ लेंगे, खाद्य पदार्थ हमने लिया और इस पर हम तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें यहाँ पर डालेंगे, और अगर ये खाद्य पदार्थ नीला या काला रंग प्रदर्शित करता है ये आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालने पर, तो हम ये जान लेंगे कि इस खाद्य पदार्थ में मंड या स्टार्च उपस्थित है। एक यहाँ पर एक्सरसाइज में मैंने देखा था, दिया हुआ था कि जो चीनी है इस पर हम अगर आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो इसका रंग नहीं बदलता, मतलब ये नीले या काले रंग को नहीं प्रदर्शित करती है। तो क्या ये मतलब कार्बोहाइड्रेट है? तो फ्रेंड्स चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये स्टार्च या मंड नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसका रंग बदलता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। आगे हम लोग देखें तो वसा का हम परीक्षण किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि आप एक कागज का टुकड़ा लेंगे और इसमें आप खाद्य पदार्थ डालेंगे और फिर कागज के टुकड़े को आप थोड़ा सा दबाएंगे। जब आप दबाएंगे ऐसे मोड़ करके, ठीक है, जब दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा हो सकता है खाद्य पदार्थ थोड़ा गीला हो तो इसमें पानी भी आ जाए। फिर इसको हम क्या करेंगे? सुखाएंगे, और सुखाने के बाद जो पानी होगा वो सूख जाएगा। लेकिन अगर उसमें फिर भी कोई धब्बा दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसे तेल का धब्बा कोई दिखाई दे रहा है, तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि उसमें वसा उपस्थित है। और उस धब्बे को जब आप प्रकाश में लाएंगे तो वहाँ से आपको जो आने वाला प्रकाश होगा वो धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर तेल का धब्बा बन चुका है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस पदार्थ में वसा जो है वो उपस्थित है या नहीं। ये तो बहुत इजी है। आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो पहले खाद्य पदार्थ लिया, उसको पीस लिया, उसमें पानी डालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालेंगे। ठीक, क्या करेंगे उसमें? कॉपर सल्फेट विलयन की हम इसमें 2 बूंद डालेंगे। उसके बाद फिर हम 10 बूंदे कास्टिक सोडा, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो जो बातें बता रहे हैं प्रोटीन में बताया है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा विलयन की हम उसमें 10 बूंद डालेंगे और फिर उस परख नली को क्या करेंगे? हिलाएंगे। और अगर वो कुछ मिनट बाद खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है तो उससे ये पता चलता है कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन जो है वो उपस्थित है। फ्रेंड्स एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं सब में। जैसे मंड या स्टार्च में हमें ध्यान रखना है तनु आयोडीन विलयन और नीला या काला रंग प्रदर्शित करेगा। वहीं वसा में हम कागज से परीक्षण कर रहे हैं और प्रोटीन में ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा।
पहले हम पीस लेंगे खाद्य पदार्थ को, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालेंगे और फिर कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंद डालेंगे। परख नली को हिलाएंगे। कुछ मिनट बाद अगर वो बैंगनी रंग प्रदर्शित करे तो प्रोटीन की उपस्थिति उसमें होगी। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि मूंगफली जो है ये प्रोटीन और वसा इसमें ये दोनों ही उसमें उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। सभी स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट हैं, सभी मंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट हैं, किंतु सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम लोग देखेंगे संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित आहार क्या होता है? तो ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए, कि मतलब शरीर की जो है वो समुचित वृद्धि हो, विकास हो, और उसके लिए सभी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो उपस्थित हो, रुक्षांश और जल उपस्थित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित आहार, जिसमें ये सब चीज़ें उपस्थित हो, ठीक है, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी हैं। आगे हम लोग देखेंगे अस्वास्थ्यप्रद खाद्य या जंक फूड, ये क्या होता है? तो इसमें ये बताया गया है जो ये जंक फूड होते हैं इसमें शर्करा और वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिससे कि इसमें जो कैलोरी होती है, कैलोरी आप देखोगे, जैसे आप कभी भी जंक फूड पैक्ड वाले लेना तो उसमें आप देखोगे तो उसमें कैलोरी जो है उसकी हाई क्वांटिटी दिखाई देगी, ज़्यादा मात्रा आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसमें शर्करा और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी तेली होते हैं ये, ठीक है। लेकिन जैसे प्रोटीन, खनिज, विटामिन, आहारी रेशे ये आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से ये जो अस्वास्थ्यप्रद खाद्य या जंक फूड है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मतलब इनकी ज़्यादा मात्रा, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी ज़्यादा मात्रा हमने यूज़ की, अधिक सेवन इनका किया, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हैं और इनसे क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है और इसके अलावा अन्य भी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल में दिया गया जैसे आलू के चिप्स हो गए, टॉफ़ी हो गई, कार्बोनेटेड पेय हो गए, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है कार्बोनेटेड पेय। यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है, जैसे ये भुने हुए चने तो यहाँ अच्छे की श्रेणी में दिखाए गए हैं। यहाँ अगर हम देखें आलू के चिप्स की बात करें, देखिए कैलोरी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी इससे, ठीक है, और यहाँ वसा भी आपको देखिए ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक। ये जो आपका आलू के चिप्स हैं इसमें आपको वसा भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम और बात करें कि प्रोटीन देखिए इसमें कितना कम है, और यहाँ ये आपका जो चना है भुने हुए इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आहारी रेशे भी इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। ये जो है ये आलू के चिप्स ये हमारा जंक फूड का एग्जाम्पल है। आगे यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं कि जो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ होते हैं इनके पैकेट पर पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो जरूर सूचीबद्ध होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनकी कितनी कितनी मात्रा है। यहाँ पर और बताया गया है कि भारत में जो खाद्य गुणवत्ता है उसको नियंत्रित करने वाली एजेंसी का क्या नाम है? तो ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, FSSAI, जिसका फुल फॉर्म अगर हम बोलें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया था फोर्टिफिकेशन या प्रबलीकरण, इसका क्या अर्थ है? तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो आहार की पोषक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। मतलब किसी आहार को अच्छा बनाने के लिए, उसकी पोषक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें अन्य जो पोषक तत्व हैं वो मिलाए जाते हैं और ये प्रक्रिया फोर्टिफिकेशन या प्रबलीकरण कहलाती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो मिलेट की बात हो रही है। फ्रेंड्स, इस समय भारत सरकार मिलेट पर बहुत फोकस कर रही है। मिलेट मतलब मोटा अनाज या कदन्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? छोटे आकार के पौष्टिक अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का ये अभिन्न अंग रहे हैं जो मिलेट है। अब ये मिलेट में कौन कौन से आते हैं पहले आप ये देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा को इंग्लिश में बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट,
ये यहाँ पर आपको शो हुआ है। ठीक है, तो ये जो अनाज है इनका आप देखोगे बहुत ही कम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है विटामिन, आयरन, कैल्शियम और रेशों का ये अच्छा स्रोत हैं। ठीक है, ये जो मिलेट्स हैं। और ये लिखा है अलग अलग, और सबसे बड़ी बात कि ये अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से हम इन्हें उगा सकते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है। मिलेट, मोटा अनाज या कदन, और इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। आगे हम लोग देखेंगे खाद्य मील या फूड माइल क्या है। तो लिखा है किसी खाद्य पदार्थ द्वारा, मतलब उसके उत्पादन स्थान से उपभोक्ता तक जो तय की गई दूरी होती है उसको उसका खाद्य मील कहते हैं। जैसे पहले सबसे क्या होता है कि किसान गेहूं उगाता है, फिर अनाज की मड़ाई और ओसाई करता है, फिर अनाज का भंडारण करता है, फिर अनाज पीसा जाता है, उसे पैक किया जाता है, फिर दुकान तक पहुंचता है। मतलब दुकान तक जब जाता है तो विभिन्न गाड़ियों के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से दुकान तक पहुंचता है, और फिर उसके बाद दुकान से हम लोग खरीद करके लाते हैं और उसे खाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि खाद्य मील या फूड माइल क्या है। तो किसी खाद्य पदार्थ का उत्पादन के स्थान से जो उपभोक्ता तक पहुंचने की जो दूरी होती है उसी को हम खाद्य मील या फूड माइल कहते हैं। और ये बोला जाता है कि जो खाद्य मील या फूड माइल है ये हमें कम करना चाहिए। ठीक, मतलब ये दूरी कम करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, लागत में भी हमारी कमी आएगी और इससे प्रदूषण भी कम होगा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की एक बात कही गई है कि अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, उसका नाम है आपातानी जनजाति। ये अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टैप्यो नामक नमक का उत्पादन करती है। तो पूछा जा सकता है कि जो अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति है वो किस टाइप के नमक का उत्पादन करती है, तो टैप्यो ध्यान रखना है। ठीक है, और जनजाति का नाम भी ध्यान रखना, आपातानी, और कहाँ रहती है, अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी में आपको वैज्ञानिक परिचय नाम से एक टॉपिक दिखेगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक परिचय में दिया गया है कोलुथुर गोपालन जी का नाम। ठीक है, ये अभी 2019 में एक्सपायर हुए हैं, लगभग ये 99 साल जिए हैं, मतलब 1918 से लेकर के 2019। ठीक, ध्यान रखना है। अब इनका नाम किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। मतलब कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, इस बारे में रिसर्च करना, इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू किसने दी, कोलुथुर गोपालन ने। इन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की, और इन्होंने 500 से अधिक जो खाद्य पदार्थ हैं, जो 500 से अधिक विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, उनके पोषण मूल्यों के आधार पर उनका विश्लेषण किया। इनमें जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से पाए जा रहे हैं, कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो ये खाद्य पदार्थ हमारे लिए अच्छा है या नहीं, इस तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया। और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। ध्यान रखना है, आहार से संबंधित हैं, ये पोषण अनुसंधान से संबंधित है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का क्या किया था, नेतृत्व किया था, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। जो भारतीय आबादी उसमें आपको वो लोग प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटक जो है इनकी कम मात्रा ये लोग ले रहे हैं, ये बात इन्होंने पहचानी। और इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण कहा जाता है। देखिए, ये नया नाम आप ध्यान रखना, पीएम पोषण इसे अब कहा जाता है, जो मध्याह्न भोजन योजना है। एक्चुअली ये शुरुआत इसकी 1995 में हुई थी, लेकिन व्यापक स्तर पर बात कहें जब सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में आदेश दिया था इसे तो लागू करने का, तो फिर ये आप देखेंगे कि 2002 में इसे व्यापक रूप से लागू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। और इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इतना बात हमें कोलुथुर गोपाल जी के बारे में ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कुछ 1-2 पॉइंट थे तो मैंने ये ले लिया है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखा वे साग या फल जो किसानों द्वारा खेती किए बिना, जैसे कोई साग बिना खेती के ऐसे ही उग आता है तो उसे प्राकृतिक रूप से, तो उसे हम जंगली प्रजाति का मानते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही बताया गया है कि महाराष्ट्र की रान भाजी और हिमाचल प्रदेश का खाद्य मशरूम। तो ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अगर मान लीजिए कभी मैचिंग में रान भाजी करके आ जाए तो वो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र, और खाद्य मशरूम अगर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में है तो आपको वो करना है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है। छोटे छोटे पॉइंट से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको मेरा जो ये प्रयास है पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।